हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिक्स का हरियाणा बोर्ड का सैम्पल पेपर है उसको सोल्व करेंगे। टोटल इसमें 35 क्वेश्चन है। पहले एमसीक्यू हैं उनको देखते हैं जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इज इक्वल टू क्या आपका 0 है और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी यानी कि कितना डिस्टेंस होगा 5 सेकेंड के अंदर। फॉर्मूला आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u आपका कितना है 0 है, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 दे रखा है और टाइम क्या दे रखा है 5 यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगी 25 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। सेकंड क्वेश्चन, ए पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर पाथ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी 2 पाई आर, 2 पाई, पाई आर और 0। तो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल, सर्कुलर पाथ ये हो जाएगा आपका सर्कुलर पाथ और रेडियस कितना दे रखा है आर दे रखा है। रेडियस क्या दे रखा है आर दे रखा है। कहा क्या है इसके अंदर कंप्लीट सर्कुलर पाथ। कंप्लीट सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है कि जहां से स्टार्ट हुई ना पार्टिकल वहीं पे घूम के क्या होगा आपका वापस उसी पोजीशन पे, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है सेम है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0। तो डिस्टेंस इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या हो जाएगी 0 मीटर हो जाएगी। हाँ, अगर डिस्टेंस पूछते हैं इसके अंदर तो डिस्टेंस क्या बनती है आपकी 2 पाई आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम ओरिजेंटल रेंज आर 30 डिग्री एंड। दूसरा एंगल आपने और बताना क्या आएगा। सेम ओरिजेंटल रेंज के लिए जो आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो दो होते हैं, 2 एंगल्स। एक तो होगा आपका थीटा और दूसरा होता है आपका 90 माइनस थीटा। एक एंगल अगर 30 दे रखा है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 30 यानी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0 इट्स एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या कहा है एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है यानी कि फोर्स आपका क्या है 0 एक्सटर्नल। और फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या आपका F इज इक्वल टू एम ए और यहाँ से आपका A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाय एम। अब फोर्स आपका क्या है 0, 0 बाय एम क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका 0। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, ए 5 kg block is pulled over a surface with a friction coefficient 0.2. 0.2 means 0.2 with a force of 10 Newton. Calculate the friction force. इसके अंदर एक तो क्या था आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आपका N इज इक्वल टू एम जी और फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला आपका क्या है फ्रिक्शन अगर आपने फाइंड आउट करना फॉर्मूला क्या होता है म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा फिर आपका म्यू और एन की जगह क्या लिख दिया हमने एम जी। म्यू क्या दे रखा आपका 0.2, मास कितना दे रखा है 5 kg इंटू 5, जी की वैल्यू हम यहाँ 10 ले लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करोगे आपके ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 10 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। 1/2 मास कितना दे रखा है 2 kg, v²।
वेलोसिटी कितनी रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 जूल क्या हो जाएगी उसकी एनर्जी। तो सेकंड आंसर क्या होगा, सही होगा। 7th क्वेश्चन, व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, जब कोई कंजर्वेटिव वर्क बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, द पोटेंशियल जो द बॉडी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन्स अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होगा, नन या इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बारे में बताना है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करते हों। तो इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ग्रेविटी को यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लेके किया है। सपोज कीजिए कोई बॉल है, यहाँ पे हाइट कितनी इसकी h है, और बॉल को जब ऊपर से जब नीचे ऐसे लेके आएंगे नीचे, यहाँ उसका क्या हो जाएगा, हाइट तो 0 हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें क्या होगी mgh, और बिल्कुल नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इट मीन्स mgh से जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी 0 हो गई है, यानी घट रही है पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल किसका लिया हमने, ग्रेविटी का एग्जाम्पल लिया है, और ग्रेविटी आपकी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल लेके किया है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड ना करते हों। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या है, 8th, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद इंक्रीजिंग डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से डिक्रीजिंग डेप्थ, यानी कि इसके अंदर की तरफ आए, अर्थ के अंदर की तरफ चल के आए, तो आपका एक्सेलरेशन जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डिक्रीज। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड टी, इनमें से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ जब देखेंगे तो आपको कुछ कुछ ये लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉ याद है तो उसमें क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या था आपका आर क्यूब था। अब इसमें तो टी स्क्वायर तो कहीं नहीं है, तो इसको टी में कन्वर्ट करेंगे। तो टी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड में आप ले लीजिए स्क्वायर रूट। इधर आपने स्क्वायर रूट किसका कर दिया, आर क्यूब का। अब टी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आर की पावर क्या हो जाएगी आपकी 3/2। इट मीन्स 4th जो आपका क्या होगा वो राइट आंसर होगा इसका। 10th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, अर्थ के सेंटर पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है आपकी 0 होती है। रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ये आपका होता है बल्क मॉडुलस। ट्वेल्थ क्वेश्चन, डैश लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, किस लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो आपका है हुक्स लॉ, वो आपका है हुक्स लॉ। 13th क्वेश्चन, ए लिक्विड फ्लोज थ्रू 2 कैपिलरी ट्यूब्स कनेक्टेड इन सीरीज, कैपिलरी ट्यूब है सीरीज में कनेक्टेड है, देयर लेंथ्स आर L and 2L एंड रेडियाई आर R and 2R, फर्स्ट का जैसे रेडियस R है, सेकंड का 2R है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड सेकंड ट्यूब, फर्स्ट और सेकंड ट्यूब के ऊपर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पोइसुली लॉ जो है उसको हम यूज़ करेंगे। फॉर ए ट्यूब द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी नीटा, इसको नीटा बोलते हैं, क्यू एल अपॉन पाई आर की पावर 4। आर यहाँ पे आपका क्या है रेडियस है, एल लेंथ है, और नीटा आपकी क्या है विस्कोसिटी है, क्यू क्या है फ्लो रेट, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका, और ये फ्लो रेट क्या होगा सेम फॉर बोथ ट्यूब एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि किस में दोनों आपकी सीरीज में है। तो फर्स्ट ट्यूब के लिए अगर बात करें, फॉर फर्स्ट ट्यूब डेल्टा P1 जो आपका प्रेशर होगा 8, उस फॉर्मूले में लगाएंगे पॉइसन लॉ के अंदर 8 N Q L पाई और R की पावर 4,
सेकेंड ट्यूब की अगर बात करते हैं वहाँ डेल्टा P2 किसके इक्वल होगा 8N/Q, क्योंकि लेंथ क्या है 12 है, सेकेंड जो ट्यूब उसकी 12 पाई, और रेडियस क्या है 2r, पहले वाले का 2r। इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये 12 है आपका, पाई है 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा, और ये आपकी क्या है r की पावर क्या है 4 है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 8 2 जा 16, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा आपका क्या नीटा क्यू एल अपॉन पाई पावर r की पावर 4। अब क्या है रेशियो प्रेशर डिफरेंस, अब इनकी जो प्रेशर डिफरेंस दोनों का ट्यूब का आया है डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2। डेल्टा P1 कितना निकाला था आपने 8 नीटा क्यू एल अपॉन पाई r की पावर 4, और ये आपका आया था क्या नीटा क्यू एल पाई r की पावर 4। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं थोड़ा आसानी से पता चलेगा। 8 नीटा क्यू एल अपॉन पाई r की पावर 4, इसको ऊपर ले जाएंगे पाई r की पावर 4 को, और नीचे क्या आएगा आपका ये नीटा क्यू, और ये आपका क्या है l। अब r की पावर 4 से r की पावर 4 कैंसिल आपका, और l से आपका l कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, पाई से पाई, नीटा से नीटा, तो बचेगा क्या आपका 8/1, यानी रेशियो क्या हो जाएगी आपकी 8:1। तो इसका जो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 8:1, इसका आंसर हो जाएगा 8:1। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यूनिट क्या होती है इसकी जूल पर केजी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर केजी। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा ऑफ ए सॉलिड मेटेरियल। तो क्या होता है रिलेशन ये गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। उसके बाद आपके 16, 17 और 18 जो क्वेश्चन नंबर हैं वो आपके ट्रू और आपके असर्शन रीजन वाले हैं, जिनको देखते हैं। 16th क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 16th में क्वेश्चन क्या असर्शन क्या दे रखा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ये फॉल्स है भी, किसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रीजन इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये सही है, लेकिन ऐसा तो इसके अंदर कोई दे ही नहीं रखा। अगर ऐसा रीजन की बात करें तो क्या ये दोनों फॉल्स हो, ऐसा कहीं नहीं दे रखा है, तो क्या है ए इज फॉल्स आर इज आल्सो फॉल्स, जबकि आर आपका क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। फिर भी हम इसका आंसर क्या कर देते हैं डी कर देते हैं, इसका आंसर डी इसका आंसर कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद 17th क्वेश्चन की बात करें तो 17th में जो असर्शन वो दे रखा है आपका, ऑल स्मॉल ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, फॉल्स है ये। oscillation of spring block system are always simple harmonic whether amplitude is small or large, तो ये भी फॉल्स है। तो आंसर इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा डी करना पड़ेगा, और तो कोई है ही नहीं। इस तरह के दोनों फॉल्स दे रखे हैं, ऐसा इसमें ABCD में कुछ दे नहीं रखा, तो आप उसको डी कर सकते हैं। ये आपका हुआ 17th क्वेश्चन। 17th के बाद आपका है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एन ऑसिलेटरी मोशन इन नेसेसरीली पीरियोडिक, फॉल्स है, कोई ज़रूरी नहीं है। रीजन क्या दे रखा है, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरीली ऑसिलेटरी, ये ट्रू है, लेकिन फिर वही ये पहला जो आपका क्या है फॉल्स है, ट्रू आए, ऐसा तो इसके अंदर ऑप्शन कोई दे नहीं रखा, तो हम इसको क्या कर लेंगे इसका आंसर भी हम डी कर लेंगे। सेक्शन बी का 19th क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt माइनस ct स्क्वायर, where t is time in second and displacement x is in meter. फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, आपको a और b की डायमेंशन आपने बतानी है। तो x के आपकी डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l, तो किसका यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इसके अंदर यूज करेंगे। तो जो आपका गिवन है इक्वेशन जो दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, वो है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर।
बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ ए बी टी और सी टी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। इट मीन्स ए की, बी टी की और सी टी स्क्वायर की डायमेंशन किसके इक्वल होंगे, एक्स, और एक्स यानी कि एल। तो अगर इसकी एल है तो फिर क्या होगा, आपकी ए की जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी ए की डायमेंशन। बी टी की डायमेंशन, बी टी की डायमेंशन वो भी आपकी क्या होगी, एल होगी। अब बी टी, टी की डायमेंशन अगर दिखाएंगे कैपिटल टी में तो इधर लेके जाएंगे, वैसे तो एक्स के इक्वल है यानी कि एल, और इसको टी को नीचे लेके आएंगे, एल बाई टी यानी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन। सी की ओर निकाल देते हैं, पूछे नहीं फिर भी चलो, सी टी स्क्वायर डायमेंशन इसकी भी एल होनी चाहिए। अब सी इज इक्वल टू क्या होगा, एल, और क्योंकि यहाँ पे टी है तो नीचे क्या ले लेंगे हम, टी स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू। 20th क्वेश्चन, ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट, कैलोरी हीट की यूनिट है, एंड इज इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोई एक और सिस्टम ऑफ यूनिट अप्लाई करते हैं, इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा के जी, मास के लिए अल्फा के जी, लेंथ के लिए बीटा मीटर, और टाइम के लिए क्या है, गामा सेकेंड। शो दैट ए कैलोरी हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। न्यू यूनिट में आपको कैलोरी बताना है, इसके इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में। तो देखिए अपने को पता है कि जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यूनिट्स को कन्वर्सन के लिए वो क्या है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट आपका क्या होता है, m1 l स्क्वायर टी माइनस टू। इट मीन्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। और यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से अगर n2 को फाइंड आउट करेंगे तो n2 विल बी इक्वल टू n1 इंटू u1 बाई u2। यहाँ n1 u1 की डायमेंशन लिखी, डायमेंशन फॉर्मूला m1a l1b t1c, ऐसे u2 को लिख दिया m2a l2b t2c। गिवन सिस्टम में क्या है जो अपने को दे रखा है गिवन, उसमें क्या है, m1 1 kg क्या है, l1 1 मीटर और t1 1 सेकेंड्स, और n1 क्या दे रखा है गिवन में 4.2, m2 अल्फा के जी, l2 बीटा मीटर, t2 गामा सेकेंड, और n2 आपने फाइंड आउट करना है। साथ में क्या दे रखा है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 कैलोरी क्या का है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 कैलोरी किसके इक्वल है, 4.2 जूल के। और 1 जूल कहाँ किसके इक्वल लिखा था, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, यानी क्या कर देंगे 4.2 जूल की जगह 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब उस फॉर्मूले के अंदर इसमें ये जो फॉर्मूला था इसमें n2 इज इक्वल टू दिस, ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कैसे, यहाँ देखिए n2 इज इक्वल टू n1 की जगह 4.2, m1 यानी कि 1 kg अल्फा kg पावर दोनों की 1 थी इकट्ठी कर दी, 1 मीटर बाय बीटा मीटर की पावर 2, 1 सेकेंड बाय गामा सेकेंड पावर माइनस 2। या अगर सिंपल सा करें तो kg से kg, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड, तो यानी नीचे क्या आपका अल्फा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, अच्छा 4.2 बाहर है ही तो n2 इक्वल टू 4.2, नीचे है अल्फा तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा इनवर्स, बीटा है नीचे डिनोमिनेटर में तो बीटा माइनस 2, गामा नीचे लेकिन ऊपर पावर माइनस 2 है तो माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा, यानी कि n2 विल बी इक्वल टू 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 एंड गामा स्क्वायर। 21st क्वेश्चन, द अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 3I प्लस 4J प्लस 5K ऑन ए पार्टिकल प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट आपकी 5I प्लस 4J प्लस 3K, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आपको गिवन क्या क्या है, फोर्स दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू
3i प्लस 4j प्लस 5k। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका दे रखा है 5i प्लस 4j प्लस 3k। और वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी आप क्या कर देंगे, फोर्स 3i 4j 5k डॉट प्रोडक्ट करेंगे 5i 4j और 3k। अब डॉट प्रोडक्ट में तो पता है आपको आई के साथ, जे के साथ और के साथ ही होता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब कोस आई और के बीच में 90 जीरो हो जाएगा, जे और के बीच में 90 जीरो हो जाएगा, सिर्फ आई का आएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5, आई को आई से करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 15। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 46 जूल। 21st का जो और वाला पार्ट दे रखा है, राइट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आंसर। पहले तो आप काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन अगर लिखेंगे तो वो आपका है P इज इक्वल टू 2me का रूट। ये आपका मोमेंटम, P तो क्या आपका मोमेंटम है और ये आपकी क्या है काइनेटिक एनर्जी है। ये तो रिलेशन लिख दिया आपने, जो आपने रिलेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्या पूछा है, इसी में कहा है कि इफ लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव द सेम मोमेंटम। एक कोई बॉडी लाइट है, एक हैवी है, उन दोनों का मोमेंटम सेम है, देन विच बॉडी विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो अगर कोई फॉर्मूला देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका 1/2mv²। तो ये कह देगा जी मास इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मास डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन क्या है कि एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है। मान लीजिए एक तो क्या आपकी लाइट बॉडी है और एक आपकी क्या है हैवी बॉडी है। अब मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का क्या सेम है, ये क्या आपका m1v1 है, ये आपका क्या है m2v2 है, मोमेंटम दोनों का अलग अलग। अगर ये लाइट बॉडी है इट मीन्स m1 क्या आपका लेस देन m2 है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट दोनों की सेम है। इट मीन्स वो प्रोडक्ट सेम है तो अगर m1 लेस है तो v1 क्या होगा ज़्यादा होगा, v1 क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा v2 होगा, v1 विल बी ग्रेटर देन v2। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी कम उसी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यानी कि यहाँ अगर बात करें, क्योंकि मोमेंटम के साथ दे रखा है तो यहाँ हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ lighter body will be greater, क्यों, बिकॉज क्यों होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ना इस केस में यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है मास के है। क्योंकि मास ज़्यादा हो गया ना तो क्या उसकी वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी मास ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम हो गई तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी। तो मास के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल इस फॉर्मूले की बात करें तो बात अलग होती है, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या लगा दी है कि दोनों का मोमेंटम सेम है। तो मोमेंटम सेम है तो लाइटर बॉडी का मास क्या है कम और हेवियर बॉडी का मास ज़्यादा है। मोमेंटम सेम करना है तो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और हेवियर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो कम होने के कारण क्या होगा, तो जिसका मास
कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा उसकी कम हो जाएगी। 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसके अंदर स्प्रिंग का कांस्टेंट के है। ये इसका आंसर है, देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए है व्हेन इट इज आइदर कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, जब स्प्रिंग को या तो कंप्रेस दबा रखा है या स्ट्रेच उसको खींच रखा है, उस टाइम पर उसके अंदर जो एनर्जी है वो है। दिस एनर्जी इज ए रिजल्ट ऑफ द स्प्रिंग्स डिफॉर्मेशन, ये एनर्जी किसके कारण आती है, स्प्रिंग के अंदर जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसके कारण, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ के आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और के एक्स जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्वेश्चन 22nd का और वाला पार्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, राइट इट्स वैल्यू फॉर इलास्टिक कोलिजन। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन आपका क्या है और इसके लिए इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। इसका आंसर देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दो रेशियो हैं किसकी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो मैग्नीट्यूड है उनकी रेशियो को क्या कहते हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। एंड फॉर इलास्टिक कोलिजन इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपकी 1 के इक्वल होती है। 24th क्वेश्चन, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर कितना कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने बताना है उसकी एवरेज थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 kBT। थर्मल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाय 3/2 kBT। ये आपकी क्या है, एवरेज थर्मल एनर्जी पर पार्टिकल, और इस केस में आपकी किसके लिए, हीलियम एटम के लिए है। Kb आपके क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर जो दे रखा था सेल्सियस में, जो रूम टेम्परेचर है उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट करना बस, 3/2 kb की जगह 1.38 × 10⁻23 इंटू 300, 2 से डिवाइड किया 150 पे चल जाएगा, फिर 3 इंटू 1.38 इंटू 150 10⁻23 जूल। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका बनेगा ये 621 इंटू 10⁻23। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या बन जाएगा आपका ये 6.21 इंटू 10⁻21 जूल। 23rd क्वेश्चन, ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विद मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 cm²। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। स्मॉलर पिस्टन को कितना प्रेशर उसके ऊपर लगेगा, आपने ये बताना है। देखिए, मैक्सिमम मास दैट कैन बी लिफ्टेड 3000 यानी कि m आपका ये इज इक्वल टू m। एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन कितना दे रखा है 425 cm²। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 425 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर किससे डिवाइड करेंगे अब 100 इंटू 100, तो क्या बन जाएगा आपका ये 10⁴ है, और इसको 10⁴ है तो इसका क्या कर देंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या बन जाएगी आपकी ये 10⁻⁻4 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स F इज इक्वल टू mg। m आपका क्या था 3000 kg, g की वैल्यू 9.8, तो क्या हो जाएगा 29400 न्यूटन जो है मैक्सिमम फोर्स होगा। अब मैक्सिमम प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन, स्मॉलर पिस्टन पे मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपका क्या है 29400, एरिया आपका क्या है 425 10⁻⁴,
10⁻⁻4 को ऊपर लेके 10⁻+4, और जब 29400 को 425 से डिवाइड करेंगे आपका बनेगा ये 69.176 10⁻4 पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया 10⁻3 में, तो एक डेसिमल इधर खींच सकते हैं आगे, और क्या बन जाएगा आपका ये 691.76 किलो पास्कल। 25th क्वेश्चन, द स्टील वायर 0.5 मीटर लॉन्ग हैज ए मास ऑफ 4 × 10⁻³ kg। द वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर वेव स्पीड ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग और वायर गिवन बाय v इज इक्वल टू t बाय म्यू। यहाँ v क्या है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, t क्या है टेंशन इन वायर, म्यू क्या है लीनियर मास डेंसिटी, और मास जो कितना गिवन आपका 4 × 10⁻³ kg। सबसे पहले आप म्यू को फाइंड आउट करेंगे। म्यू के लिए पहले क्या चाहिए आपको, एल और चाहिए, लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है आपकी 0.5 मीटर दे रखी लेंथ, ठीक है। तो म्यू मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। मास आपका कितना गिवन है 4 × 10⁻³ और लेंथ है 0.5, 4 × 10⁻³ ये 5 नीचे और पॉइंट इसके नाम को ऊपर ले जाएंगे 10, 5 2 ज़ा 10, तो क्या बन जाएगा आपका 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। और टेंशन जो आपकी जो गिवन है कितनी दे रखी है आपकी 80 न्यूटन दे रखी है, 80 न्यूटन। हमने निकालनी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है t बाय म्यू। t आपका क्या है 8 × 10⁻³ अपॉन म्यू, नहीं टेंशन, सॉरी टेंशन कितनी दे रखी है आपकी 80, टेंशन ये कितनी आपकी 80 है, टेंशन 80 और म्यू आपका 8 × 10⁻³ और स्क्वायर रूट इसका, तो इसको काट देंगे 10 पे कट जाएगा, ऊपर 10 और 10⁻³ ऊपर जाए क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 10,000। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड। 26th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ड्रा टाइम एक्सेलरेशन, टाइम एक्सेलरेशन का, टाइम वेलोसिटी का एंड टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए आपने तीनों ग्राफ ड्रॉ करके दिखाने हैं। सबसे पहले क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ तो आएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ आप टाइम ले लीजिए और यहाँ आपका क्या है एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इट मीन्स इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या टाइम एक्सिस की क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपका किसका हो जाएगा एक्सेलरेशन का और टाइम का। दूसरा किसका पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपका ये हो जाएगा इस ढंग से स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा है आपका पोजीशन टाइम, तीसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट। टाइम डिस्प्लेसमेंट कुछ इस ढंग से हो जाएगा, ये आपका इधर टाइम, इधर है आपका डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ इसका होगा ऐसे। ट्वेंटी-7th क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास आपने डिराइव करना है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ए बॉडी, बॉडी के अंदर या बाहर कोई पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पूरी बॉडी का मास ये माना जाता है कि यहाँ पे कंसंट्रेट है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। करना क्या आपने, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए आपके पास दो पार्टिकल है, ये जिस एक फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, सेकंड पार्टिकल है उसका मास m2 है। ये फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2। और यहाँ मान लीजिए आपका क्या है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है,
लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, उन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर होगा। और जनरली ये क्या होता है, जनरली क्या होता है किसके, जिसका मास ज़्यादा होगा उसके साइड में होता है। फिलहाल हम ये कहेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर होता है। ये F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, F2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। F1 F2 दोनों आपके क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हैं। उसके बाद पार्टिकल 1 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, पार्टिकल 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिनको हम F1 2 और F2 1 कहेंगे। चलिए यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन पर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टोटल फोर्स ऑफ द टू पार्टिकल, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा दोनों पार्टिकल का, F1 प्लस F12। F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन 1, F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फिर F2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू M1 फर्स्ट के कारण होगा। तो ये क्या होगा आपका, फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है, P1, जिसको हम क्या कहेंगे, M1 इंटू V1। सेकेंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, M2 इंटू V2। तो इनका लीनियर मोमेंटम ले लिया दोनों का, यहाँ लिख दिया हमने। F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1, F2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब टोटल फोर्स तो आपका ये था, ये टोटल फोर्स, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें देखिए F12 और F21 ये तो दोनों के क्या होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट है इट मीन्स दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, F12 और 21। तो यही वाली फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ P1 का क्या लिख लें हम, M1 V1, P2 क्या लिख लें, M2 V2। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे हमने। और F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फिर जो है d/dt। और यहाँ M1 V1 को, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dr1/dt, ऐसे ही प्लस M2 V2 को क्या लिख सकते हैं, dr2/dt। ठीक है, और आगे चलिए F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अभी डेरिवेटिव अंदर भी है, अगर इसको बाहर लेके आए तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, d2/dt²। यहाँ क्या बचेगा आपका, M1r1 प्लस M2r2, इसके इक्वल आ गया आपका। अब क्योंकि ये क्या आपका एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ टोटल मास क्या हो जाएगा आपका, M1 प्लस M2, दोनों पार्टिकल का हम टोटल की बात करें तो M1 प्लस M2, क्योंकि F एक्सटर्नल क्या है, दोनों पार्टिकल का टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हुआ, M1 प्लस M2। और साथ में एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा हमने अभी भी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, d2/dt²। और यहाँ पोजीशन वेक्टर की जगह क्या लिखते हैं, RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इज इक्वल टू, इस साइड में क्या आपका d2/dt² M1r1 प्लस M2r2। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो फिर कर देते हैं इसको, चलिए d/dt²। और यहाँ आपका है RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, उधर आपका d2/dt²। और M1r1 प्लस M2r2, ये जो आपका M1 प्लस M2 इस साइड में था, राइट साइड में जाए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम दोनों डेरिवेटिव को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अगर कंपेयर करें दोनों साइड को, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो RCM इज इक्वल टू क्या बनेगा, M1r1 M2r2 अपॉन
m1 प्लस m2, और यही हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी थी पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। 28th क्वेश्चन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर रिलेशन बताइए। पहले बताइए काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई किस किस का प्रोडक्ट है, मास ऑफ रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी यानी कि एम आर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब रिलेशन बताना आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सपोज कीजिए ये आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ऐसे कोई भी मान लीजिए ऐसे रिजिड बॉडी है, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इनकी सब की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। एंगुलर वेलोसिटी दिखा दी हमने ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पार्टिकल m1 है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है। ऐसे ही पार्टिकल एक यहाँ पे m2 है जिसकी डिस्टेंस r2 है। पार्टिकल m3 है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसकी डिस्टेंस r3 है। तो ये आपकी रिजिड बॉडी है जिसके अंदर m1 m2 m3 डैश डैश आपके क्या है, मासेस ऑफ पार्टिकल, मासेस ऑफ पार्टिकल्स जो अलग अलग पार्टिकल है वो है r1 r2 r3 जो है r1 r2 r3 ये आपके क्या हैं, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ये आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो सब की सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की निकालते हैं, फिर सेकंड की, फिर सभी पार्टिकल निकालेंगे, ऐसे ही सब की। E1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², इसकी वेलोसिटी को v1 कह देते हैं। और v लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, r ओमेगा, यानी हम इसको क्या लिख देंगे 1/2 m, और v1 को क्या कर देंगे r1² इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1/2, इस पार्टिकल को भी हम m1 कहते हैं, बल्कि इसका मास m1, m2 इंटू r2² और क्या हो जाएगा ओमेगा। ऐसे ही थर्ड पार्टिकल के निकालेंगे तो 1/2 m3 और उसके बाद आपकी r3² इंटू ओमेगा। ऐसे ही आपका nth पार्टिकल की जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2 mn rn² इंटू ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En तक हो जाएगा, यानी E विल बी इक्वल टू E1 की वैल्यू 1/2 m1 r1² ओमेगा, E2 की वैल्यू 1/2 m2 r2² इंटू ओमेगा। ऐसे ही nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी आपकी 1/2 mn rn² इंटू ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2, सब में से 1/2 और ओमेगा ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डैश 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 क्या कर देंगे mn rn²। और इसको जब आगे जाके करेंगे तो इसको समेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। समेशन में कन्वर्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/2 और m1 r1² वगैरह, इसको क्या करें समेशन किसका, समेशन I चेंजेस फ्रॉम 1 to n, और यहाँ क्या कर देते हैं mi r1 और साथ में ये ओमेगा नहीं था, अभी ओमेगा स्क्वायर था, सारा गलत कर दिया। v की जगह क्या करना था r ओमेगा, क्या था आपका ओमेगा स्क्वायर।
क्योंकि वी स्क्वायर करेंगे सबका होगा ना, ओमेगा स्क्वायर होगा सारा, ये सब में क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ के लास्ट में ध्यान आया ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है ये तो किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, आपकी क्या हो जाएगी रिजिड बॉडी की, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विल बी इक्वल टू 1/2, इसकी जगह लिख देंगे आई, और क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, आई विल बी इक्वल टू, आई चेंजेस फ्रॉम 1 to n, MI/RI का स्क्वायर, और ये आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन, जिसके दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के 3 लॉ हैं प्लैनेटरी मोशन को, उनकी सिर्फ अपने स्टेटमेंट बतानी है। क्या है फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज प्रेजेंट एट इट्स फोकस। सन उसके फोकस में से, दो फोसाई होते हैं, किस साइड में, एक साइड में, किन्हीं एक में से हो सकता है ये। फर्स्ट लॉ तो ये है। सेकेंड लॉ केपलर, सेकेंड लॉ केपलर का, इट स्टेट्स दैट लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट, जैसे आपका क्या है प्लैनेट है, पहले यहाँ है फिर यहाँ है, तो लाइन ज्वाइन करने वाली ये होगी, सन से ज्वाइन करने वाला लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। ये जो एरिया होगा बराबर टाइम में, जैसे पहले यहाँ है और यहाँ, दोनों में एरिया क्या होगा इक्वल स्वैप होगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगी वेलोसिटी फिर प्लैनेट की कम हो जाएगी, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ एस पी, एरिया यहाँ पे क्या आपका ऐसे ही है, SP3P4 डिवाइड बाय टाइम, एरिया ऑफ SP1P2 डिवाइड बाय टाइम। तो एरिया बाय टाइम क्या हो जाएगा, इसको हम एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इट स्टेट्स दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। केपलर थर्ड लॉ क्या है, it states that square of time taken by the planet to complete one revolution is ये टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 29th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है और इसके लिए आपने एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स और रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। प्लैनेट के चारों ओर सैटेलाइट किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो सी क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, अर्थ जैसे सेंटर में है, उसके चारों ओर एक ये सैटेलाइट सपोज कीजिए रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का मास m है और अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है, अर्थ का रेडियस कितना है r है, और मास ऑफ अर्थ कैपिटल M से दिखा दिया हमने। कंसिडर अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r। स्मॉल m किसके लिए माना हमने, मास ऑफ सैटेलाइट, v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अब ये जब प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है mv²/r, यहाँ mv0²/r, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने क्या एज्यूम कर रखा v0। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gmm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर m1 m2 लेते थे हमने, m और m कर दिया है। और ये दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड विद सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होगा किसके साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। इसको अब कैलकुलेट करते, देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v0² इज इक्वल टू Gm/r, और V0 इज इक्वल टू Gm
अपॉन आर का रूट। तो ये होगा जी एम अपॉन आर, वेलोसिटी जो होगी इसकी जी एम बाय आर के इक्वल होगी। अब आगे देखिए, अब क्योंकि आर जो है वो किसके इक्वल आपका, ये जो आर है, ये आर यहाँ तक तो क्या आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो, और ये क्या है, इस सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस कितनी आ गई, एच, अबोव द अर्थ कितना है, एच। तो हम क्या कर देंगे, मान लीजिए एच क्या, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, एच यहाँ पे क्या आपका हाइट ऑफ सैटेलाइट अबोव द सरफेस या फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फिर क्या कर देंगे, एच ये है तो आपका जो आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। यानी कि जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था आपका, वी नोट इज इक्वल टू क्या जाए आपका जी एम अपॉन आर प्लस एच का रूट, इसके इक्वल होगा। फिर अपने को पता है कि जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो यहाँ इस जी एम की जगह क्या ले लूँगा मैं, जी आर स्क्वायर, यानी कि वी नोट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। अगर आपका एच जो है वेरी वेरी लेस देन आर, आर से बहुत कम है आपका एच जो है, ये कह सकते हैं कि लो एल्टीट्यूड सेटेलाइट आपका, लो एल्टीट्यूड सेटेलाइट, तो उस केस में यही फॉर्मूला फिर आपका वी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जी आर स्क्वायर, इस एच को छोड़ देंगे अपॉन आर जी, सॉरी यहाँ हमने जी आर स्क्वायर था ना, इस जी आर स्क्वायर की जगह पहले तो इसको कर देते हैं जी एम, जी आर तो कर ही लिया था, हाँ ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसको एच को वेरी वेरी लेस देन आर मानेंगे तो वी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जी आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वी नोट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा जी आर का रूट। ये आपका आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कि जी को जो है आप ले लीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो जी की जगह 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7.91 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या ये कह दें 7.91 किलोमीटर पर सेकंड। 30th क्वेश्चन, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, an adiabatic process is defined as the thermodynamic process in which there is no exchange of heat from the system to its surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, neither during expansion nor during compression, ना ही तो एक्सप्रेशन में और ना ही कंप्रेशन में। उसके लिए मान लीजिए हमने 1 मोल ऑफ गैस इज फिल्ड इन कंटेनर, जिसमें प्रेशर P है और एरिया ऑफ पिस्टन क्या दे रखा है, A दे रखा है। अब फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है आपका प्रेशर इनटू एरिया, और मान लीजिए प्रेशर डालने पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसके अंदर dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dx इज द डिस्प्लेसमेंट। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क करना पड़ेगा dw विल बी इक्वल टू f इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या कर देते हैं dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू, फोर्स की जगह करते प्रेशर इंटू एरिया, और ये आपका क्या रहता है dx ये। और आगे देखिए dw इज इक्वल टू,
अब एरिया इंटू डी एक्स, ये एरिया इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम, डी वी पी डी वी यानी वॉल्यूम का चेंज। और मान लीजिए वॉल्यूम चेंजेस कहाँ से कहाँ, तो V1 से V2। इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, तो टोटल वर्क डन क्या होगा फिर, टोटल वर्क डन विल बी P डी वी, और इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है कि पी वी की गामा इज इक्वल टू किसके होता है, आपका कांस्टेंट के है। और यहाँ से अगर हम पी को निकालें तो क्या बन जाएगा, के, और वी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस गामा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इस पी की जगह क्या लिखेंगे, के इंटू वी की पावर माइनस गामा। डब्ल्यू इज इक्वल टू V1 से V2, और पी की जगह लिखा के और वी की माइनस गामा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, के को यहाँ बाहर ले आए और यहाँ इंटीग्रेशन किसका किया, माइनस गामा का। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो के तो कांस्टेंट है ही, V की गामा इंटीग्रेशन में एक ऐड करेंगे यानी कि V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ इसका। और कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ इंटीग्रेशन आपका, ये V1 से लेकर V2 से, V1 से V2। थोड़ा सा और लिख देते हैं इसको, के अपॉन गामा माइनस गामा प्लस 1 कह दें, चाहे 1 माइनस गामा। और यहाँ क्या, V की पावर क्या बन जाएगी फिर आपकी, 1 माइनस गामा कर देता हूँ इसको भी, 1 माइनस गामा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक। अब इस इंटीग्रेशन को निकालते हैं, इंटीग्रेशन को अब इसके वैल्यू पुट कर देते हैं बस, यानी कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस गामा, पहले V2 रख देते फिर V1 रख देते हैं, यानी कि V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। दोनों वैल्यूज को रख दिया हमने, V2 और V1 को। अंदर लेके जाते हैं इनको, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ कर देते हैं के V2 की 1 माइनस गामा, के V1 की 1 माइनस गामा। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अभी हमने लिखा था पी वी की गामा किसके इक्वल, आपका के के। तो के की जगह ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, के की जगह हम लिख देंगे, क्योंकि V2 तो क्या देते हैं इसको, के की जगह P2 V2 की गामा के की जगह रखा है इंटू V2 की 1 माइनस गामा माइनस के की जगह P1 V1 की गामा इंटू V1 और 1 माइनस गामा। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। यहाँ क्या होगा देखिए, V2 की और ये V माइनस हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या आपका P2 V2, क्या बचेगा आपका P2 V2 माइनस P1 और V1, ये माइनस है ना, प्लस गामा और माइनस गामा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा P2 V2 और ये बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहो तो यहीं रोक दीजिए आप इसका आंसर को, यहीं का यहीं ऐसे ही बस। W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 अपॉन गामा। और चाहो तो आप इसको आगे और कर सकते हैं, क्या P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका RT1 के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर क्या, या तो यहीं रोक दीजिए और आगे करना चाहो तो W इज इक्वल टू P2 V2 की जगह क्या कर देंगे, ये फार्मूला जैसे P1 V1 होगा तो RT1 होगा, और P2 V2 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये RT2 हो जाएगा। यानी P2 V2 की जगह क्या लिख देंगे हम, RT2, और ये क्या हो जाएगा आपका RT1 अपॉन 1 माइनस गामा। R अगर कॉमन ले लें तो R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा।
30th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और इसके अंदर वर्क डन किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम हैपन्स सो स्लोली। सिस्टम में से हीट का ट्रांसफर आ रहा है, हो रहा है या उससे आ रहा है, वो इतना स्लो होता है दैट थर्मल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। थर्मल इक्विलिब्रियम बनी रहती है। देखिए जैसे हमने एक ये सिलेंडर लिया है जिसका बेस जो है कंडक्टिंग है और साइड जो क्या है इसकी नॉन कंडक्टिंग है। ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, नीचे से हीट सप्लाई किया और इसके अंदर गैस हमने 1 मोल गैस लिया है। जैसे इसको हीट सप्लाई करेंगे तो पिस्टन के अंदर मूवमेंट होगी और सपोज कीजिए उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, dx डिस्टेंस कर ली कवर। अब dx डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना काम करना पड़ा उसके बेस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेट द सिस्टम कंटेन्स 1 मोल ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move a piston by small distance dx, small distance dx के लिए at constant pressure P is given by। अब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इफ A is the area of क्रॉस सेक्शन, किसका, पिस्टन का, मान लो एरिया क्या है A है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होता है। वहाँ फॉर्मूला आपका dW इज इक्वल टू एफ डी एक्स। इस F की जगह क्या रख दिया मैंने P है, तो dW इज इक्वल टू PA/dx। dW इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा PA/dx। अब PA/dx की अगर बात करूं, A इंटू डी एक्स क्या स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू कोई भी एक साइड है तो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका dW इज इक्वल टू PdV। फिर दूसरा हमें फॉर्मूला पता है आइडियल गैस के लिए, PV इज इक्वल टू क्या होता है आपका nRT होता है। अगर आपने N 1 मोल ले लिया तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा, PV इज इक्वल टू RT। फिर इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या, यहाँ से फिर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT/V, यहाँ से P इज इक्वल टू RT/V। तो dW क्या हो जाएगा, dW आपका था PdV, P की जगह क्या रखा हमने RT/V इंटू dV। अब वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, जब वॉल्यूम आपका V1 से V2 हो जाएगा तब टोटल वर्क डन आपका क्या होगा, टोटल वर्क डन W। प्रोसेस आपकी क्या आइसोथर्मल है, आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, V1 से लेके V2 तक। और यहाँ क्या लिखेंगे फिर हम जो है RT/V इंटू dV। और यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 से V2, RT को बाहर ले लेते हैं, क्या बच जाएगा आपका ये dV/V। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/V का इंटीग्रेशन, जैसे आपने इंटीग्रेशन जब करेंगे dx/dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है। जैसे बेस की बात करें तो ln(x) हो जाएगा, ln(x) नेचुरल लॉग। तो यहाँ आपका W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाहर है और dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग जो आपका ln(V) हो जाएगा, ये ln(V). और कहाँ से लेकर कहाँ तक वॉल्यूम चेंज हुआ आपका, वॉल्यूम आपका चेंज हुआ V1 से लेकर V2 तक, V1 से V2 तक। तो W इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर आपका RT, और यहाँ क्या बन जाएगा, पहले V2 माइनस क्या हो जाएगा आपका ln(V2). दोबारा से लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT, और यहाँ अंदर आपका क्या हो जाएगा ln नेचुरल लॉग V2 माइनस ln नेचुरल लॉग आपका क्या हो जाएगा V1। इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट क्या लिख देंगे फॉर्मूला, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x/y, यानी RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RT W इज इक्वल टू ln V2/V1, V2/V1 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर नेगेटिव है तो भी, वरना आपको लिखना नहीं चाहिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती इसको। फिर आपको पता है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1/V1 इज इक्वल टू किसके होता है आपका P2/V2 के, P2/V2। और यहाँ से अगर आप V2/V1 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये P1/P2, यानी इसी को आप क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू W आइसोथर्मल
आर टी नेचुरल लॉग, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, P1/P2, P1/P2। इसको आप ऐसे लोग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लोग बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो यही क्या बन जाएगा फिर आपका, जब बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 2.303, और अब लोग आ जाएगा आपका RT लोग, अगर वॉल्यूम में लिखेंगे तो V2/V1, और अगर प्रेशर में लिखेंगे 2.303 RT log P1/P2। तो ये आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी ऐसे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे पाठ 11 ध्वनि के, जो पाठ के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन इसके अंदर डाले गए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद पेज 149 पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका ये सेकंड क्वेश्चन, 149 पे और जो क्वेश्चन है उनके आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन, वेग बराबर तरंगदैर्ध्य गुणा आवृत्ति लैम्डा इंटू न्यू। थर्ड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है ये, जिसमें आवृत्ति और वेग दे रखा है। आवृत्ति दे रखी, वेग दे रखा है, आपने लैम्डा निकालना है, यानी कि तरंगदैर्ध्य है। फोर्थ क्वेश्चन, वन 150 पेज पे 150 नंबर पेज पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन है उस पर, और 151 पर जो दे रखा है एक क्वेश्चन ये है, फिर 152 पर न्यूमेरिकल, एक 153 पेज पर कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं, ताकि ध्वनि परावर्तन होने के बाद समान रूप से फैल जाए, जितनी भी ऑडियंस हैं सबको ध्वनि सुनाई दे इसलिए। 154 पेज पर जो क्वेश्चन है, सर्वैताप्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब सर्वै ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की और पराध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि। 31st क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है और मैक्सिमम हाइट क्या, ये आपने बताना है। जैसे पार्टिकल प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ ऐसे जाके पार्टिकल वापस ज़मीन पे आ जाएगा, ये तो होगी मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा है वो बताना है, और आपने मैक्सिमम हाइट बतानी है। u के दो कंपोनेंट ux और ui। अब ux कंपोनेंट क्या बनेगा, u cos थीटा, ui क्या बनेगा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन x एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस की डायरेक्शन में -g, जो आपकी ग्रेविटी है उसका। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। t टोटल टाइम क्या बनेगा आपका, जो है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का और फिर वापस नीचे आने का। t प्लस टी इज इक्वल टू 2t, और यहाँ से t इज इक्वल टू t/2। वेलोसिटी vy इज इक्वल टू ui प्लस ay प्लस टी। vy आपने क्या लिया है, 0 होगा आपका, vy क्या होगा 0।
वी वाई आपका होगा 0 अपर डायरेक्शन में, और यू वाई वी वाई आपका 0, यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई की जगह 0, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी और यहाँ टी बाई टू, 0 यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, इस माइनस जी टी बाई टू को लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, प्लस का हो जाएगा यू साइन थीटा, और यहाँ से टी इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये 2 यू साइन थीटा, और जी नीचे आ जाएगा। ये आपका जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बताना आपने मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए, मैक्सिमम हाइट क्या आपकी, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की है उसको। अब मैक्सिमम हाइट के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया यहाँ पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। वाई मैक्सिमम हाइट, अगर यहाँ मैक्सिमम हाइट की बात करें तो आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच है, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इनको। और टाइम टी क्या आपका होगा यहाँ पे टी बाई टू, और टी बाई टू क्या बन जाएगा आपका यू साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि यहाँ देखिए आपने क्या निकाला था, ये टी निकाला था आपने 2 यू साइन थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे और फिर सोल्व करते हैं इसको। तो आपका y की जगह क्या कर देंगे h प्लस यू वाई की जगह क्या जाएगा आपका यू साइन थीटा प्लस 1/2 ए वाई की जगह यू टी टी रहेगा अभी, दोबारा से देखिए y की जगह h, यू वाई आपका हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी आपका क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी, प्लस इसमें पुट करेंगे 1/2 ए वाई आपका है माइनस जी, और टी स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अब इनको जब सोल्व करेंगे तो देखिए एच इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, माइनस 12 आ गए, और साथ में आपका क्या है -1 बाहर है, और ये जी है, ये जी स्क्वायर है, तो एक जी कट जाएगा, यानी यहाँ क्या रह जाएगा जी, और आपका बच जाएगा फिर ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को कंपेयर करें, ये क्या है पूरा 1 है और ये हाफ है, 1 में से हाफ जाएगा, क्या बच जाएगा हाफ बच जाएगा, यानी एच इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन क्या आपका जी, यहाँ सॉरी यहाँ जी नहीं, यहाँ नीचे बचेगा जी, क्योंकि ऊपर वाला एक तो कैंसिल हो गया था ना, तो यहाँ जी बचेगा। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 31st का जो और वाला दूसरा पार्ट है वो स्टेट लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन एंड प्रूव एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट। पहले तो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो बताना है, फिर उसका एक्सप्रेशन निकालनी है रिजल्टेंट के लिए। कैसे देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, जैसे ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, फिर ये ऐसे ले लिया दूसरा, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, रिजल्टेंट थर्ड साइड से आएगा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये इसका ऑपोजिट ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर में ऐसे ले ली दोनों ए और बी, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इन ऑपोजिट ऑर्डर। इस फिगर में अगर देखेंगे ओ पी जो आपका वेक्टर ए है, पी क्यू वेक्टर बी है, और ओ क्यू के आपका रिजल्टेंट आर है। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया क्यू से ओ पी को प्रोड्यूस करने पर, ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या वो एन, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया क्या वो एन परपेंडिकुलर ओ पी प्रोड्यूस्ड, ओ पी को प्रोड्यूस करने के बाद इन ट्रायंगल क्यू पी एन, इसके अंदर देखिए हमें देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है। पहले पी एन को देखिए,
यहाँ पी एन जो है, पी एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी क्यू कोस थीटा, जो एंगल के साथ बेस है वो कोस थीटा और दूसरा पे क्या होता है साइन थीटा। तो पी एन इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू कोस थीटा। और पी क्यू आपका किसके इक्वल है, बी के, तो इसको क्या लिख देंगे बी कोस थीटा, यानी पी एन इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ऐसे ही क्यू एन क्या बनेगा आपका पी क्यू साइन थीटा, यानी कि बी साइन थीटा। इन दोनों का यूज करें हम, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू एन, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ क्यू एन में हाइपोटेनस क्या आपका ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं आप, ओ क्यू तो आपका किसके इक्वल, आपका आर के है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, ओ एन थोड़ी था यार, क्या ओ एन था ये, ओ एन स्क्वायर, सही ओ एन किस किस का सम आपका ओ एन, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। और फिर इनकी वैल्यूज रख देते हैं, आर स्क्वायर ओ पी किसके इक्वल आपका ए के, पी एन क्या लिखा था हमने बी कोस थीटा का स्क्वायर, क्यू एन क्या लिखा था आपने पी एन था आपका कोस थीटा, हाँ, और क्यू एन क्या हो जाएगा आपका, क्यू एन आपका है बी साइन थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस इसको क्या लिख देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को पहले ए स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा आपका ये बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। और यहाँ से आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा का रूट। क्वेश्चन 32, राइट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम को लिखिए और उसको प्रूव करके दिखाना आपने। यहाँ लिखा देखिए, फॉर एन आइडियल लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी किस किस की, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास लिया हमने, रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लो। पूरे फ्लो के अंदर कहीं पर भी इनका सम जो है एनर्जी का पर यूनिट मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमने एक पाइप एज्यूम की है, कंसिडर ट्यूब ए से लेकर बी तक ट्यूब है ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है लगातार, थ्रूआउट विच आइडियल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर है। और मान लीजिए P1 एंड P2 आर प्रेशर एट एंड ए एंड बी, यहाँ ए पर प्रेशर क्या है आपका P1 है और यहाँ प्रेशर आपका क्या है P2 है। और P1 सीधी बात ये इसका लेवल नीचे है, इसका ऊपर है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ऊपर जाएगा, इट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या होता है आपका A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू मास, और ये आपका कांस्टेंट होता है। A1 एरिया है और V1 क्या वेलोसिटी है, दोनों एंड की, एंड ए पर और एंड बी पर, ठीक है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, उसको क्या कर देते हैं हम मास बाय रो अगर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका ये वॉल्यूम,
A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू मास बाय रो डेंसिटी कांस्टेंट, यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 मास बाय रो क्या होता है आपका डेंसिटी किसकी इक्वल आपकी वॉल्यूम की इक्वल होगी। एज A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 एरिया A1 ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये एरिया अगर कम है तो सीधी सी बात यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। A1 इज ग्रेटर देन A2 एज A1 इज कहाँ तक, हाँ ये हो गया था ना, A1 इज इक्वल टू A2V2 मास बाय रो इज इक्वल टू वॉल्यूम। एज A1 इज ग्रेटर देन A2 तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ लिक्विड फ्रॉम A टू B, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1 स्क्वायर। ऐसी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी बी पर ज़्यादा होगी क्योंकि हाइट यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका mgh2 माइनस mgh1। वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी, वर्क डन का फॉर्मूला P1 इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे V वॉल्यूम है भी, ये V आपकी जो लिखी हमने ये वेलोसिटी है, और माइनस P2V ये वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है P1V माइनस P2V इज इक्वल टू, अब कर देंगे क्या हम यहाँ जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या थी ये थी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ये, और पोटेंशियल एनर्जी ये है, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो, ये पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो, इन दोनों को कर दिया हमने ऐड। ठीक है, इसके बाद अब क्या करिए जो एंड ए वाले हैं उनको इस साइड में इकट्ठा कर दीजिए। P1V यहाँ आपका क्या है माइनस है तो प्लस 1/2 mv1 स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस mgh1 इज इक्वल टू माइनस P2V को राइट साइड में लेके जाए प्लस हो जाएगा P2V वॉल्यूम है यहाँ पे, और प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर वेलोसिटी, और प्लस क्या आपका mgh2। ठीक है, अब डिवाइड बोथ साइड बाय m, दोनों साइड m से डिवाइड कर दीजिए। कैसे P1V बाय m 1/2 mv1 स्क्वायर बाय m mgh1 बाय m P2V अपॉन m 1/2 mv2 स्क्वायर अपॉन m mgh2 अपॉन m, m से m कैंसिल ये जहाँ भी हो रहा है। यहाँ देखिए अब ये तो प्रेशर है P1 और वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम बाय मास क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी आ जाएगी आपकी नीचे आ जाएगी रो, प्लस ये यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका GH1 इज इक्वल टू प्रेशर वही वॉल्यूम बाय मास क्या जाएगा अपॉन डेंसिटी, प्लस ये 1/2 v2 का स्क्वायर प्लस GH2। अब दोनों साइड में देखिए सिर्फ क्या है वेलोसिटी चेंज है, बाकी चीज़ें सेम वैसी हैं, प्रेशर बाय डेंसिटी प्रेशर बाय डेंसिटी, ये वेलोसिटी का हाफ ये वेलोसिटी का हाफ, ये GH1 और इधर GH2, दोनों साइड में आपके जो चीज़ें सेम है तो हम क्या लिख देंगे, यानी कि इस साइड का और इस साइड का दोनों इनका तीनों का सम इन तीनों का सम क्या इक्वल है, तो हम ये कह देंगे प्रेशर बाय रो प्लस 1/2 वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी इंटू हाइट, ये हमेशा क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी, और ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन 32 का जो दूसरा और में दे रखा है स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेट एंड प्रूव करना आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी में हीट के लॉस होने का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिफरेंस इन टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर का डिफरेंस, ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग, बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोवाइडेड द डिफरेंस शुड नॉट मोर देन 40 डिग्री, और इनका डिफरेंस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये साथ में। लेट ए बॉडी ऑफ मास m, बॉडी है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट S है, एट टेम्परेचर T, kept at a place and temperature of surrounding it is T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, बॉडी का टेम्परेचर T है, बॉडी का टेम्परेचर I है, T इज ग्रेटर देन T0। तो क्या कहा था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी कि dQ/dt रेट अभी स्मॉल है, प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0, और dQ/dt कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल लगा दिया K इंटू T माइनस T0। तो हीट इन ए बॉडी इज गिवन बाई, किसी बॉडी के अंदर हीट का फॉर्मूला क्या, Q इज इक्वल टू mst। तो यहाँ इस Q की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो क्या बनेगा आपका ये माइनस d/dt, और यहाँ कर दिया हमने mst इज इक्वल टू K इंटू T माइनस स्मॉल K है भी ये, क्योंकि बाद में आगे मैं कैपिटल लूँगा, T0, और यहाँ से माइनस dt, ये टेम्परेचर वाला है और ये टाइम वाला है, इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा K/ms इंटू T माइनस T0, क्योंकि K कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, माइनस dt/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू, इन तीनों का एक ही कांस्टेंट K लिख देते हैं, T माइनस T0, वेयर K इज इक्वल टू K/ms। फिर शो करते हैं माइनस dt/T माइनस T0 इज इक्वल टू, यहाँ आपका क्या है K, और इस dt को इस साइड में ले जाएंगे K dt, ये हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड में, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dt/T माइनस T0, ये माइनस उधर कर देते हैं, माइनस K dt। अब देखिए ये इंटीग्रेशन dx/x log हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका log e और T माइनस T0 इज इक्वल टू माइनस K का क्या हो जाएगा KT, और प्लस आपका क्या है C, और ये C आपका यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, C आपका यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log e T माइनस T0 माइनस KT प्लस C, और ये अगर इसको कंपेयर करें तो क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो अगर इसको कंपेयर करें तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि अगर आप इनका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ क्या मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ग्राफ कैसे, इस ढंग से, नीचे हमने ले लिया है टाइम ये, और इधर आपका log e T माइनस T0, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो आपका आएगा स्ट्रेट लाइन ऐसे। क्वेश्चन 33, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज जो हों वो हमने इसके अंदर बताने हैं। लिखा है यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जस्ट मूव करने को होती है उस टाइम पर जो
उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लाज क्या है, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस साइड में मोशन होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन, मोशन मान लीजिए इस साइड में है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगी, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सेकेंड, इट ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द टू सर्फेसिस, दोनों सर्फेसिस के टेंजेंशियल होगा। थर्ड, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कंटेक्ट। किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा, ऑन द मटेरियल पे और उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, सर्फेसिस की है उन पे। और फोर्थ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एरिया, शेप और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। और फिफ्थ लॉ जो है वो आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस ऑफ द टू बॉडीज इन कंटेक्ट, जो दो बॉडी आपकी कंटेक्ट में है उनका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 33 का और वाला पार्ट क्वेश्चन ये है आपका, प्रूव रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस में रिलेशन बताना आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन में और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर बताना है। तो यहाँ ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है इसका, क्योंकि mg क्या है, वेट है। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। मान लीजिए ये डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन से क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो OA क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आर विच बैलेंसेज द वेट mg ऑफ द बॉडी। OB क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स F है। इन ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में इसका रिजल्टेंट किस किस के बीच में, आपका नॉर्मल रिएक्शन के और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है आपका एंगल क्या, आपका थीटा है, इन दोनों के बीच में। अब अगर थीटा ये, तो थीटा के सामने पर राइट एंगल ट्रायंगल है ये। थीटा अगर ये है आपका तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, AC, बेस आपका क्या है, OA, और AC किसके इक्वल, आपका OB के इक्वल है, OB बाय OA। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू OB क्या आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन F के इक्वल, OA आपका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और F बाय R आपका क्या होता है, म्यू, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू यहाँ पे आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सेक्शन E, जिसके अंदर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी के क्वेश्चन क्या है इंग्लिश मीडियम में, ये द मोलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एटम, सिंगल एटम होगा, इट्स ट्रांसलेशनल मोशन कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन इन स्पेस, thus it can be resolved along the 3 coordinates axis and can have 3 independent motion, hence it has 3 degree of freedom। 3 degree of freedom किस में होंगे, और all क्या होंगे आपके, ट्रांसलेशनल होंगे। द मोलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस, वो तो मोनोएटॉमिक का था, ये डायटोमिक का, इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स joined rigidly to one another through a bond. This can not only move bodily but also rotate about any of the 3 coordinate axes. A diatomic molecule has 5 degree of freedom. Diatomic में क्या होंगी, 5 degree of freedom होंगी, 3 with respect to translational and 2 with respect to rotation. क्वेश्चन क्या है फर्स्ट इसके अंदर, a diatomic molecule has degree of freedom, यहाँ किया हमने अभी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आंसर हो जाएगा इसका D। द मोलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, इसके अंदर मोनोएटॉमिक गैस का मोलिक्यूल क्या है, हीलियम है। उसके बाद क्वेश्चन आपका डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये करिए, या स्टेट लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इनके आंसर ये लिखे। देखिए पहले किसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए मोलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट फॉर ए सिस्टम विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम इट्स टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट, अथवा में जो दे रखा वो।
क्वेश्चन 35 जो पहले हिंदी मीडियम में दे रखा है, नीचे दे रखा है इंग्लिश में। द मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल is always proportional to the displacement of the particle from that point. The force should always be directed towards that point. These are the conditions for SHM, simple harmonic motion. पहला क्वेश्चन, फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा आपका? रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ लिखा हुआ देखिए, द फोर्स शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स दैट पॉइंट। दैट पॉइंट यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस रिस्टोरिंग फोर्स का जिक्र बी के अंदर, उसका हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। द रोटेशनल ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो क्या आपकी पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और थर्ड में क्या है, दो क्वेश्चन हैं, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ये लिखिए, या व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका आंसर है ये। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों ओर इसकी मोशन होगी अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन पे लेके आएगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। सेकंड क्या है, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, और इसकी लेंथ क्या है? सेकंड पेंडुलम इज दैट सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इधर जाने का, दूसरे में वापस आने का, जिसका टाइम पीरियड कितना हो? 2 सेकेंड का हो, उसको क्या कहेंगे हम? सेकेंड्स पेंडुलम। और लेंथ जो सेकेंड पेंडुलम क्या होती है? 99.3 सेंटीमीटर।